गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना जो टॉपिक था हमारा कल न्यूक्लियोलस उसका हमने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था लास्ट कल। आज हम पढ़ेंगे ओरिजिन एंड फंक्शंस के बारे में। हमें पता है कि डिफरेंट साइंटिस्ट के डिफरेंट ओपिनियंस थे इसके बारे में। जैसे फर्स्ट है कि फ्रॉम NOR, यानी NOR मीन्स न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, कि जो न्यूक्लियस है उसकी ओरिजिनेशन कहाँ से हुई है, एक स्पेसिफिक साइट से, जिसको हम बोलते हैं NOR या फिर न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलर क्रोमोसोम। और हमें पता है कि टेलोफेज के दौरान ही क्या होता है कि जो NOR होता है क्रोमोसोम्स के, वो जीन्स को प्रेफर करते हैं फॉर प्री राइबोसोमल RNA। फिर जो राइबोसोम्स होते हैं वे बिगेन करते हैं ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्री राइबोसोमल RNA टू बाय द RNA पॉलीमरेज 1। इससे क्या होता है कि एक मॉडिफिकेशन होती है इसके अंदर, प्रोसेसिंग होती है टू द राइबोसोमल RNA। तो जो नंबर है न्यूक्लियोलाई के, वो रिलेट करते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियोलाई क्रोमोसोम्स। तो जो NOR होता है वो जनरली एसोसिएटेड होता है विद द सेकेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन, और इनमें जो सेल होते हैं इनके अंदर दो न्यूक्लियोलर क्रोमोसोम्स होते हैं, और मैन के अंदर 5 पेयर्स में होते हैं, जिनका नंबर क्या होता है 13, 14, 15, 20 एंड 21, जो कि पार्टिसिपेट करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर। न्यूक्लियोलर साइकिल के बारे में बात करें तो हमें पता है कि माइटोसिस के दौरान जो न्यूक्लियोलाई होता है उनके अंदर साइक्लिक चेंजेस होते हैं जो कलेक्टिवली एक न्यूक्लियोलर साइकिल बना देते हैं। और इंटरफेज के दौरान क्या होता है, ये धीरे धीरे डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं और उसके बाद रिफॉर्म्ड हो जाता है ड्यूरिंग द टेलोफेज ऑफ द माइटोसिस। तो जो ये DNA एक्सटेंड होता है फ्रॉम द NOR इन द न्यूक्लियोलस ऑफ मेरिस्टेम, वो हमने एग्जाम्पल के तौर पे सेलोफेनियन में देखा था। इसके साथ साथ अभी ये भी पता चला था कि प्रोफेज के दौरान जो क्रोमेटिन लूप होते हैं वो रिट्रैक्ट करते हैं NOR में ऑफ द क्रोमोसोम। जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो डिस्पोज्ड हो जाता है इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। और अर्ली टेलोफेज के दौरान एक कन्वोल्यूटेड क्रोमेटिन लूप इमर्ज हो जाता है फ्रॉम द NOR, जो कि इसलिए ज़रूरी होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल, और वो सराउंड होता है बाय द फिब्रिलर एंड ग्रैनुलर पोर्शंस। और अगर हम बात करें कि क्रोमो सेंटर से कैसे इन्वॉल्व होता है न्यूक्लियोलस, तो ये कैस्परसन ने बताया था कि जो सलेवरी ग्लैंड जो न्यूक्लाई होते हैं ड्रोसोफिल के, उन्होंने क्या सजेस्ट किया कि जो न्यूक्लियोलस होता है ये एक प्रोडक्ट होता है क्रोमो सेंटर ऑफ इंटरफेस न्यूक्लियस, और इंटरफेस के दौरान जो बेसिक प्रोटीन्स होते हैं और RNA होते हैं वो प्रोड्यूस्ड हो जाते हैं क्रोमो सेंटर्स में टू फॉर्म द बल्क ऑफ द न्यूक्लियस, यानी जो सेंटर का जो पार्ट होता है। और बाद में जो लेड न्यूक्लियर जो मटेरियल जो एक्यूमुलेट हो जाता है वो क्रोमोसोम के अंदर कंफर्म हो जाता है एज ए फ्यूल पॉजिटिव न्यूक्लियर एसोसिएटेड क्रोमेटिन। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियोलस। बहुत सारे फंक्शंस हैं न्यूक्लियोलस के, क्योंकि एक सेंटर ऑर्गेनाइजिंग पार्ट होता है जो कि जेनेटिक जो मटेरियल होता है उसको हेरिडिटी में पास करता है। तो फर्स्ट है बायोजेनेसिस ऑफ राइबोसोमल RNA एंड राइबोसोमल सब यूनिट। हमें पता है जो न्यूक्लियोलस होता है वो राइबोसोमल RNA की सिंथेसिस की साइट होता है। तो बाय द यूज ऑफ रेडियोएक्टिव प्रिकर्सर ये काम करता है, या फिर न्यूक्लियोलाइज के अंदर RNA पॉलीमरेज एंजाइम होता है जो कंट्रोल करता है इसकी सिंथेसिस को। साथ साथ जो न्यूक्लियोलाई होता है वो इरिटेटेड होता है अल्ट्रावायलेट रेज से, क्योंकि जब उसको इनहिबिट करनी होती है सिंथेसिस को। और कंपोजिशन होता है जो बेसिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियर RNA वो सेम होता है राइबोसोमल RNA जैसा। तो इस तरह से जो ये से प्रोड्यूस होता है अराउंड 70 to 90% ऑफ सेलुलर RNA। और 1966 में वेलेक ने क्या दिखाया था कि एक हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंट था जिसमें जिन जो होता है न्यूक्लियाई के अंदर वो कोड करता है फॉर द राइबोसोमल RNA। इसके साथ साथ सेल डिवीजन के अंदर भी न्यूक्लियोलस का रोल प्ले होता है स्पिंडल फॉर्मेशन में, क्योंकि ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। जो न्यूक्लियोलस होता है वो डिसेंबल हो जाता है एट द बिगिनिंग ऑफ माइटोसिस, और बिगिन करता है एज ए रिसेंबल ऑफ द टेलोफेज। DPN NAD की सिंथेसिस की बात की तो जो न्यूक्लियोलस होता है वो DPN सिंथेसिस एंजाइम के साथ काम करके रेगुलेट करता है बायोसिंथेसिस ऑफ DPN एंजाइम। न्यूक्लियोलाई जो होता है वो एक्ट करता है एज ए इंटरमीडिएटर इन द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। लास्ट जो इसका फंक्शन वो है न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट ऑफ राइबोसोमल RNA, मैसेंजर RNA और ट्रांसफर RNA फ्रॉम न्यूक्लियोलस टू द साइटोप्लाज्म। ये भी न्यूक्लियोलस के जरिए ही कंट्रोल होता है। इन द लास्ट राइबोसोमल RNA को ये स्टोर करने का भी काम करता है। इसके बाद न्यूक्लियोलस के बाद अपना अगला जो आता है वो आता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, ऐसे न्यूक्लियोलस के अंदर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, यानी कि फ्लूइड मटेरियल।
न्यूक्लियोप्लाज्म को हम न्यूक्लियर सैप या कैरियोलिम्फ भी बोल देते हैं, जो कि ट्रांसपेरेंट होमोजीनियस लिक्विड होता है। नेचर उसका एसिडोफिलिक होता है। सेमी फ्लूइडिक ग्रैनुलर क्लोइडल ग्राउंड सब्सटेंस होता है, जो कि ड्यूरिंग इंटरफेज वो प्रेजेंट होता है इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसके अंदर न्यूक्लियोलाई और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर क्रोमैटिन एम्बेडेड होते हैं। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन, एंजाइम्स, मिनरल्स एंड आरएनए मटेरियल्स पाए जाते हैं। प्रोटीन्स इसमें आ जाते हैं बेसिक प्रोटीन जैसे हिस्टोन है, साथ साथ जो मोर एसिडिक और न्यूट्रल प्रोटीन्स होते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, वो भी डीएनए के साथ एसोसिएशन के लिए जरूरी होते हैं, और राइबोसोम्स के साथ। एंजाइम्स की अगर बात करें तो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर डीएनए पॉलीमरेज डीएनए की सिंथेसिस के लिए, आरएनए पॉलीमरेज आरएनए की सिंथेसिस के लिए, न्यूक्लियोसाइड्स, ट्राइफॉस्फेट और एनर्जी सिंथेटेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोटाइड्स एज ए मोनोमर ऑफ बायोसिंथेसिस फॉर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। मिनरल्स होते हैं इनके अंदर, जैसे मैग्नीज है, आयरन और मैग्नीशियम है, जो कि एज ए कोफैक्टर यूज होते हैं। और आरएनए मॉलिक्यूल जैसे राइबोसोमल आरएनए है, और मैसेंजर आरएनए है, ट्रांसफर आरएनए है, वो यूज होते हैं। फंक्शंस की बात करें तो न्यूक्लियोप्लाज्म के फंक्शंस है, सबसे पहले कि एक स्केलेटन का काम करता है, यानी एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और शेप प्रोवाइड करता है। और साथ साथ ये साइट ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ एटीपी, एनएडी, डीएनए, आरएनए और राइबोसोमल सब यूनिट का काम करता है। तीसरा, ये हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल प्रोटीन्स फॉर द सेल डिवीजन, और इन द लास्ट ये सपोर्ट करता है न्यूक्लियर क्रोमैटिन एंड न्यूक्लियोलाइट को। तो ये कुछ डिफरेंस भी दे रखे हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में डिफरेंसेस क्या है, ये आप देख लेना। फिर हम बात करते हैं न्यूक्लियर क्रोमैटिन की। आज इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे कर लेते हैं, फिर हम लास्ट टाइम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। न्यूक्लियर क्रोमैटिन क्या होता है? ये एक न्यूक्लियर रेटिकुलम भी बोल देते हैं, जो कि डार्कली स्टेन्ड मटेरियल होता है, जिसको हम क्रोमैटिन फाइबर बोलते हैं। फाइन थ्रेड्स होते हैं जो सस्पेंडेड होता है इन द मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियर प्लाज्म। सबसे पहले डब्ल्यू फ्लेमिंग ने 1879 में इसकी डिस्कवरी की थी, जिसमें ये डीएनए प्रोटीन 1:1 के रेशो में पाए जाते हैं। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो जो इंटरफेस के दौरान जो न्यूक्लियर क्रोमैटिन है, वो क्रोमैटिन फाइबर्स की फॉर्म में पाया जाता है। और ये किसका बनता है? एक कोर ऑफ डीएनए, और जो कवर्ड होता है प्रोटीनशियस कोट पे। और ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग प्रॉपर्टी ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे हेट्रोक्रोमैटिन है। हेट्रोक्रोमैटिन के भी फर्दर दो टाइप होता है, फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमैटिन, कॉन्स्टिट्यूटिव हेट्रोक्रोमैटिन। तो बेटा नेक्स्ट टाइम इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही था। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।